चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग जब हमें करना है तो हमने देखा कि अलग अलग स्टेप्स हैं और अलग अलग स्टेप्स को जब सब हमने कंक्लूड किया तो एट लास्ट अपने को क्या बनाना है, अपने को बनाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसका एक एलिमेंट आता है जिसको हम कहते हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर क्यों बनाते हैं? ताकि हम ये आइडेंटिफाई करें कि हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग के अलग अलग बेसिस दिए गए। मेयरली यहां पे 3 बेसिस आपको प्रोवाइड किया गया है। एक है कैश बेसिस, दूसरा है एक्रूअल और तीसरा है हाइब्रिड, जिसके अंदर हम कैश और एक्रूअल दोनों को मिक्स करके चलते हैं। अब सर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है वो हमने पीछे थोड़ी सी चर्चा करी है, एक्रूअल क्या होता है उसकी भी चर्चा की है, बट हम यहां पे क्या नया करेंगे कि उसको एक बार समझते हुए उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर अगर आपको बताया जाए, आपसे पूछा जाए कि बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बाय फॉलोइंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। और फिर आगे देखेंगे कि अगर वही सवाल या उसी टाइप का सवाल आपसे पूछा जाए कि बताओ अगर एक्रूअल बेसिस करते तो क्या प्रॉफिट और क्या लॉस आता, तो हम उसको भी उस अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या है, हमारा जो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस को आइडेंटिफाई करना। और वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे अकाउंटिंग के अंदर 2 बेसिस दिए गए हैं, एक है कैश, एक है एक्रूअल, तीसरा और है जिसको हम हाइब्रिड कहते हैं। जनरली उसको कोई यूज नहीं करता क्योंकि उसके अंदर आपको इसका कॉन्सेप्ट और इसका कॉन्सेप्ट दोनों मिक्स करके चलना पड़ता है, तो इसलिए कोई भी सिलेक्ट करेगा तो दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करता है। However, अगर आप चाहें तो दोनों को मिक्स करके यूज कर सकते हैं। कोर्ट इस बात की परमिशन देता है, आपका लीगल सिस्टम इस बात की परमिशन देता है आपको। ठीक है सर, चलिए नाउ व्हाट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो जब हमने एक्रूअल देखा था तो हमने इसकी बात की थी थोड़ी सी, हमने क्या कहा था, ये वो अकाउंटिंग है जहां पे सीधा सीधा कैश में बात की जाती है। कैश में बात करने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास पैसा आ गया तो वो आप उसको रिकॉर्ड कर दो, अगर आपके पास से पैसा चला गया तो आप उसको रिकॉर्ड कर दो, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो मोटा मोटा आप क्या कह सकते हो कि आपने अगर कैश अकाउंट बना लिया और आपने कहा कि इन जगह से कैश आया है उसको जोड़ दो, और कहां कहां आपका कैश गया है उसको आप इसमें से माइनस कर दो, तो जो आपका नेट निकल के आएगा दैट इज व्हाट, अगर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट है और नेगेटिव आया तो लॉस है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वैसी ट्रांजैक्शन है जो कि आपने उधार में की है, क्रेडिट में की है, तो उन ट्रांजैक्शंस को इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता, एक्रूअल में किया जाता है। अगर आपने कोई सेल कर दिया और अभी आपको पैसे नहीं मिले हैं तो उसको आप यहां पे रिकॉर्ड नहीं करोगे। कोई आपने परचेज कर लिया लेकिन अभी आपने उसकी पेमेंट नहीं की है तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। अगर आपने कोई किसी से काम करवा लिया, कोई आपके यहां वर्कर है जो काम करता है, आपने उसको सैलरी नहीं दी है, उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, और अगर सैलरी दे दी है तो आप उसको रिकॉर्ड कर दोगे। इसी का थोड़ा दूसरे वे में आप दे सकते हो ऐसे कि अगर आपको किसी से ज्यादा पैसे मिल गए हैं जो कि उसका सेल नहीं मिला, सपोज किसी ने आपको एडवांस दे दिया है किसी सेल के अगेंस्ट, तो आप उसको यहां पे ऐड कर लेते हो। ऑल्दो वो इस पीरियड का नहीं है बट स्टिल आप ऐड कर लेते हो क्योंकि पैसा आ गया। वैसे अगर आपने कहीं पे एडवांस सपोज रेंट पे कर दिया, कोई खर्चा है आपका लेकिन वो एडवांस रेंट है, अगर आपने दे दिया तो आप उसको माइनस कर दोगे। तो मोटा मोटा आपको कुछ और सोचना ही नहीं है, आपको देखना है पैसा आया या पैसा गया। अगर पैसा आया है जोड़ दो, अगर पैसा गया है माइनस कर दो, बात खत्म। जो बच के निकल के आएगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की एक खूबसूरती और होती है क्या कि अगर कोई आपने एसेट परचेज किया है तो भी आपका वो पैसा गया है। आपको ये नहीं देखना कि भाई साहब ये तो एसेट परचेज किया था, तो आप कॉन्सेप्ट लगाओगे सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो एसेट खरीदा है वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो बैलेंस शीट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा ही नहीं। ऐसी बातें कौन करता है? ऐसी बातें करता है आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट। कैश बेसिस आपकी ऐसी बातें नहीं करता, वो कहता है कैश गया माइनस करो, चाहे वो एसेट हो, चाहे वो कोई एडवांस हो, चाहे किसी भी प्रकार का पैसा हो, अगर वो गया है तो माइनस होगा और पैसा अगर आया है तो प्लस होगा। नेट करेंगे, बच गया तो प्रॉफिट और अगर कम पड़ गया तो वो आपका लॉस है। ठीक है सर, चलिए तो दिस इज द वे हाउ वी डू आवर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बहुत ही सिंपल है, इसके ऊपर भी हम एक सवाल करके देखेंगे, पहले इसके थ्योरी को एक बार कवर कर लेते हैं। Under this basis, only cash transactions are recorded in the books of accounts. Entry are made only if cash is received or paid. मतलब कैश अगर आया तो उसकी एंट्री करेंगे, अगर पेमेंट करिए तो उसकी एंट्री करेंगे, और कुछ भी हम यहाँ पे नहीं करते। इट मींस इनकम्स आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस दे आर रिसीव्ड इन कैश। अगर कोई भी इनकम ऐसी है जो कि जनरेट हो गई है, जिसको हम कहते हैं कि इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इनकम ड्यू हो गया है, आपको किसी से लेना था, आपको लेनदारी बन गई है लेकिन अभी पैसा रिसीव नहीं हुआ। जैसे कि आपने किसी के लिए कोई काम करना था, आपने काम कर दिया तो आपका इनकम ड्यू हो गया लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ, तो आपके लिए किसी काम का नहीं है। इसी तरीके से एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑनलाइन व्हेन दे आर पेड इन कैश। कोई खर्चा है उसको तभी आप रिकॉर्ड करोगे जब आपने उसकी पेमेंट कर दी। इन अदर वर्ड्स
क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इट एट ऑल एंड आर इग्नोर टिल कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड फॉर देम। मतलब किसी भी प्रकार का अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करते, उसको इग्नोर करके चलते हैं। कब तक? जब तक कि उसके बदले पैसा मिल ना जाए या फिर आप पैसा दे ना दो। Thus, profit is merely the excess of actual receipts in respect of sale of goods and other incomes and over actual payments in respect of purchase of goods, expenses on wages, salary, rent, etc. मतलब कि भैया यहाँ पे सीधा सीधा सिस्टम क्या है कि आपका जो प्रॉफिट होगा वो कैसे निकलेगा, जब आप कैलकुलेट कर लो कि भैया कितना पैसा आया, कितना एक्चुअल रिसिप्ट्स है और कितना एक्चुअल पेमेंट है। इन दोनों का डिफरेंस अगर एक्सेस है तो प्रॉफिट है और अगर यहाँ पे डेफिसिट हो जाएगा तो वो लॉस हो जाएगा। इनकम ऑफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। यहाँ पे सीधा सीधा एक अकाउंट बना रहा है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। एक तरफ रिसिप्ट लिखो, एक तरफ पेमेंट लिखो, जो बैलेंस होगा वो आपका या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ठीक है सर। जनरली कौन फॉलो करेगा? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो फॉलो करेंगे जिनके बिजनेस में उधारी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, जहां पे उधार ज्यादा लेना देना प्रचलन में नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर लॉयर्स क्या है? कैश बेसिस पे काम करते हैं, काम किया साथ के साथ पैसे ले लेते हैं। डॉक्टर्स काम किया साथ के साथ पैसे ले लेते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम किया साथ के साथ पैसे ले लेते हैं, या फिर पैसा आता है और फिर साथ के साथ काम करके दे देते हैं। कभी भी उधार इनका लंबा नहीं चलता। तो ऐसे प्रोफेशनल्स जो हैं वो आपके कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करें तो उन पे ये सूट करेगा, इन पे दिक्कत नहीं आएगी। बट दिक्कत कहाँ आएगी? जहां पे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो कि 99% बिजनेस के अंदर होता है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन जहां भी होगा वहां पे आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो सुटेबल नहीं कहलाता। नाउ क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है? एडवांटेजेस क्या है? बहुत ही सिंपल है साहब, बस जोड़ना घटाना है, कुछ काम नहीं है। रियलिस्टिक है, कहीं भी कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, कोई कॉन्सेप्टुअल नहीं है, कोई ऐसा एक्रूअल जैसी बातें नहीं है कि पैसे नहीं भी दे दिए तब भी माइनस कर दो, मैचिंग कॉन्सेप्ट लगा लो, एक्रूअल कॉन्सेप्ट लगा लो, कोई ऐसी बातें नहीं है। सिंपल और रियलिस्टिक है। सेटिस्फाइज द कंजर्वेटिव इंस्टिक्ट ऑफ मैनी पीपल। मतलब जो कंजर्वेटिव लोग होते हैं, जो इस इंस्टिक्ट से चलते हैं कि पैसा गया तो ही माइनस करेंगे और पैसा आया तभी जोड़ेंगे, तो उनके लिए बिल्कुल बेस्ट है। It does not require the use of estimates and personal judgments। कोई एस्टिमेट्स की जरूरत नहीं है, कोई जजमेंट्स की जरूरत नहीं है। जजमेंट बोले तो जैसे कि आप जब एक्रूअल में काम करते हो तो आपको वहां पे जजमेंट्स लगाने पड़ते हैं कि आपका कोई एसेट है उसकी लाइफ कितनी होगी, आपका आउटस्टैंडिंग अगर रह गया तो कितने महीने का आ गया, कितने महीने का आउटस्टैंडिंग है। कुछ भी इस टाइप से दिमाग लगाने की आपकी आवश्यकता नहीं है, किसी जजमेंट की आवश्यकता नहीं है। इट इज सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर ऑन कैश बेसिस। उनके लिए ही बढ़िया है जहां पे सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो कैसे होती हैं? कैश में होती हैं। बुराइयां क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता। आपका प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, क्योंकि एक पीरियड में अगर आपने पैसे नहीं दिए दैट डजंट मीन कि आपको प्रॉफिट हो गया, और अगर आपको ज्यादा पैसे मिल गए हैं आने वाले समय का तो दैट डजंट मीन कि आपको वो प्रॉफिट हो गया। तो इस चक्कर में ये एक ट्रू एंड फेयर व्यू आपका नहीं दे पाता है और फाइनेंशियल पोजीशन भी आपकी अच्छी नहीं बताता है। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को इग्नोर कर देता है, प्रीपेड एक्सपेंस को इग्नोर कर देता है, एक्रूड इनकम्स को इग्नोर कर देता है, और अगर कोई इनकम आपके एडवांस में आ गया तो उसको भी इग्नोर कर देता है। मतलब कि एडवांस में कोई इनकम आई तो उसको ये रिकॉर्ड करके बोलता है कि अभी की इनकम है, जबकि एक्चुअली वो अभी की नहीं है, वो भविष्य की इनकम है। ओवरऑल आप कह सकते हो कि ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, जो कि हमने पीछे सीखा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर, और उसको फॉलो नहीं करता। दैट मींस कि यहां पे अगर कोई गुड्स को हमने एक्वायर किया है तो उसको हम क्या करते हैं? Acquisition of goods will have to be treated as expense for the period in which payment is made instead of periods in which the benefit is derived from them। मतलब कि अगर हमने कोई गुड्स खरीद लिया तो हम उसको अपने खर्चे में दिखा देते हैं, पेमेंट में दिखा देते हैं, उसको हम माइनस कर देते हैं। ये मतलब नहीं है कि वो गुड्स कब बेचा गया। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता था? क्लोजिंग स्टॉक बनाता था। वो कहता था अगर बेचा गया है तभी माइनस होगा, अगर बेचा नहीं गया है तो माइनस नहीं होगा। क्लोजिंग स्टॉक में उसको लिखेंगे। मैच करना है कि भैया जो सेल है उसी के अगेंस्ट परचेज आएगा, जिस परचेज को हम क्या बोलते थे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके चलता है, मैचिंग प्रिंसिपल को लेके चलता है आपका एक्रूअल, ये उसको इग्नोर कर देता है। There is great possibility of manipulation of profit in cash basis of accounting because payments may either be delayed or made early and similarly incomes may be postponed or collected early। तो यहाँ बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो आपका प्रॉफिट डिराइव होगा वो मैनिपुलेटेड प्रॉफिट हो सकता है। मतलब कि आपने किसी से कह दिया कि प्रॉफिट करवाना है तो आपने किसी से कह दिया कि लाओ जी अभी पैसे दे दो, किसी ने आपको पैसे दे दिए, आपने उसको प्रॉफिट में ऐड कर दिया। या फिर आपको अगर लॉस दिखाना था तो आपने अननेसेसरी किसी को पेमेंट कर दी, एडवांस में पेमेंट कर दी। आपको पेमेंट 1 महीने की करनी थी, आपने 5 साल की पेमेंट एक साथ कर दी। तो 5 साल की पेमेंट अगर आप एक साथ कर दोगे तो आपका जो फॉर्म होगा उस पीरियड में काफी ज्यादा लॉस में आ जाएगा, क्योंकि कोई भी पेमेंट करोगे तो उसको प्रॉफिट से माइनस कर दिया जाएगा, रिसिप्ट से माइनस कर दिया जाएगा। तो इन दिस वे आप कह सकते हो कि जो प्रॉफिट है उसको मैनिपुलेट करना आसान हो गया। आप अपने हिसाब से पैसे पे कंट्रोल कर सकते हो। पेमेंट ज्यादा करनी है कि कम करनी है वो आपके कंट्रोल में रहेगा। पैसे कहीं से आ रहे हैं वो आपको रिसीव ज्यादा करना है, कम करना है वो आपके कंट्रोल में रहता है। तो इन दैट वे वी कैन से
कि यहाँ पे मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट होने की संभावनाएं रहती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। इन सभी कमियों की वजह से जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो कह के चलता है कि कोई भी जो भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कवर होती हैं उन सभी कंपनियों को, उन सभी इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना होता है, जिसके बारे में कंपनीज एक्ट 2013 आपको बता के चलता है। तो दीज आर द फ्यू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ऑल्दो इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें पीछे के चैप्टर्स में हो गया था, बट जो थोड़ा बहुत कसर थी वो हमने यहाँ पे कवर कर ली है। ठीक है सर। अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अगर बात करें तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके अंदर से ही हम पहला क्वेश्चन उठाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए जी, तो क्या है पहला सवाल? पहला सवाल है यहाँ पे, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय सैफ अली खान। इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। साल खत्म हुआ, इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी है। क्या बताया है? कह रहे क्रेडिट सेल हुआ है हमारा 2.5 लाख रुपए का, कैश में सेल किया हमने 4 लाख रुपए का, एक्सपेंसेस आउट ऑफ विच 30,000 इज स्टिल टू बी पेड 50,000। मतलब कि ये कह रहे हैं कि 50,000 का खर्चा है लेकिन अभी 30,000 रुपए अभी देना बाकी है। मतलब इन्होंने दिया कितना है? सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए। आपसे कहा जा रहा है असर्टेन करो नेट प्रॉफिट या फिर लॉस एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो जब आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में काम करोगे तो आप क्या लिखोगे? तो जनरली आपको जो आंसर प्रिपेयर करना होता है वो किस तरीके से होता है, वो जब मैं आपको ये बड़े क्वेश्चंस कराऊंगा वहां पे मैं बता दूंगा कि आपको किस तरीके से एग्जाम में आंसर प्रेजेंट करना होता है। तब हम एक फ्रेश शीट लेंगे, वहां पे उसको सॉल्व करके देखेंगे प्रॉपर प्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए। फिलहाल हम थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं तो इसमें मैं प्रेजेंटेशन पे नहीं जाऊंगा, सीधा सीधा इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या बोलोगे कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है तो क्रेडिट सेल इग्नोर करेंगे, किसी काम का नहीं है। कैश सेल कितना हुआ? 4 लाख रुपए, तो आप लिखोगे क्या? कैश सेल्स कितना? 4 लाख रुपए। ठीक है सर। इसके बाद आपका है एक्सपेंसेस आउट ऑफ विच 30,000 इज स्टिल टू बी पेड, और टोटल एक्सपेंस कितना? 50,000। तो आप बोलोगे क्या? कैश एक्सपेंस, कैश में आपका कितना एक्सपेंस हुआ, मतलब कितने पैसे आपने दिए हैं। तो आप इसमें लिखोगे 50,000 माइनस 30,000 तो अभी दिया नहीं, देना है, भविष्य में वो दिया जाएगा, तो जब दिया जाएगा तब उसको माइनस कर देंगे। फिलहाल कैश में खर्चा कितना है? 20,000। बस क्रेडिट सेल का कुछ करना नहीं और इस एक्सपेंस का कुछ करना नहीं। 4 लाख रुपए का आपके पास पैसा आया है जो कि कैश सेल से आया है, और 20,000 रुपए आपने खर्च किए हैं, तो आपके पास जो बचा है वो कितना बचा है? 3,80,000 रुपए। और ये आपका क्या कहलाएगा? ये 3,80,000 रुपए आपका कराएगा नेट प्रॉफिट। ये क्या है आपका? नेट प्रॉफिट। तो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कि आपके पास कई इंफॉर्मेशन दी होंगी, आपको क्रेडिट की इंफॉर्मेशन हटा देनी है, जो पैसा आया वो आपको लिखना है और उसमें से माइनस कर देना है जो पैसा आपका गया है। जो नेट रिजल्ट निकल के आएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो नेट प्रॉफिट है, और अगर ये नेगेटिव में आता तो वो नेट लॉस कहलाता। तो दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि डिजायर्ड था इस क्वेश्चन के अंदर। आई होप बेसिक आइडिया आपको लग गया है कि किस तरीके से क्वेश्चंस करने होते हैं। ये एक इलस्ट्रेशन था, इसलिए छोटा सवाल था। आप इसमें नीचे देख रहे हैं कि आपको बड़े बड़े सवाल भी करेंगे, हम इसको साथ में अटेम्प्ट करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, अलॉन्ग विद द प्रेजेंटेशन कि आपको एग्जाम में किस तरीके से प्रेजेंट करना है। एक चीज यहां पे आपको ध्यान रखनी है, क्या कि जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चंस को करते हैं तो एक तरीका तो ये हो गया आपको करने का। सपोज कीजिए ये क्वेश्चन है आपके 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स में अगर आपने क्वेश्चंस को इस तरीके से करके आ गए तो आपको 2 नंबर तो तब भी मिल जाएंगे। लेकिन जो आपका जो मेयर मार्क्स करता है, जैसे कि आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का आएगा, और आप देखेंगे इसके अंदर काफी लोग 70 के टच में नंबर्स ले आते हैं। जो 2, 4, 6 नंबर आपको एक्स्ट्रा और मिल सकते हैं, वो किस चीज से मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको प्रेजेंटेशन से। कि इसके अंदर कई सारे फॉर्मेट्स दिए हैं कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, मतलब इसी चीज को लिखना है लेकिन आपको एक टेबल ड्राफ्ट करके लिखना है। कुछ पर्टिकुलर्स आपको ऊपर लिखने होते हैं, कुछ पर्टिकुलर्स आपको नीचे लिखने होते हैं, और कुछ आपको नोट लिखने होते हैं। जब आप ये सारी चीजें करते हो तब जाके वो आपको पूरी प्रेजेंटेशन मानी जाती है और तब जाके आपको पूरे नंबर मिलते हैं। ये वो चीजें हैं जो ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, बट हम केयरलेसनेस की वजह से उसको छोड़ देते हैं, या फिर हम उसको अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं समझते हैं, और उसके मार्क्स आपके आराम से कट जाया करते हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी जो है वो पूरे 80 मार्क्स की है, ना कि 70 या 72 मार्क्स की है। तो इसलिए हम जो भी प्रेजेंटेशन टाइप की चीजें होंगी उसको भी अलग से ध्यानपूर्वक कवर कर लेंगे। फिलहाल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर रफ वे में आपको इसको करा के दिखा दिया है। फेयर शीट लेंगे, फेयर तरीके से सॉल्व करेंगे जब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है सर, चलिए। तो दिस इज ऑल अबाउट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेंगे ब्रेक और फिर बात करेंगे हम अपने एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की।